माँ, जब मेरे देवर की शादी हो जाएगी ना, तो मेरी सास को मेरी अहमियत का एहसास होगा। अभी तो मैं कुछ भी कर लूँ, वो मुझे हर बात पे ताने सुना देती हैं। अरे तो बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे जो वो तेरी बुढ़िया है ना, तेरी सास, पता नहीं कब मरेगी, किस जन्म में मरेगी, तुझे इतने ज्यादा ताने देती है ना, वो उसको ना कुत्ता काट जाए। बेचारी मेरी फूल सी बच्ची का जीना दुश्वार कर रखा है उस बुढ़िया ने, पता नहीं नास पीटी कब मरेगी। अरे मैं तो ये चाहती हूँ कि छोटे बेटे की ना बीवी आ जाए घर, बस फिर उसे ना अच्छा सा सबक सिखाएगी कि कैसे रहते घर पे कैसे नहीं। माँ, मैं तो उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ बस। अरे बेटी तू चिंता मत कर, इंसानों की कर्मों की सजा ना इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है सबको, और जो तेरी सास है ना, उसको भी इसी जन्म में सजा मिलेगी। अब तेरे देवर की शादी को ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। रीता, ओ रीता बहू, कहाँ मर गई? आज खाने को दोगी कि नहीं दोगी? माँ रुकिए आप, अभी मैं एक बार अपनी सास को खाना दे दूं। कितनी पागलों की तरह चिल्लाई जा रही है जब से। अरे ठीक है बेटा, तू जा आराम से, वरना तेरी डायन सास ना तेरा खून पी जाएगी और कुछ नहीं करेगी तेरा हाल। हाँ माँ जी। हाँ माँ जी क्या? अब खाने को कुछ दे भी दे, जब देखो अपनी माँ के साथ चुगलियाँ करने पे लगी रहती है। हे भगवान, ना जाने इस औरत को कैसे सब पता चल जाता है। हाँ माँ जी, मैं अभी लाती हूँ। समय बीतता है और आखिरकार रीता के देवर की शादी सलोनी नाम की लड़की से हो जाती है। गृह प्रवेश के समय सलोनी लंबा सा घूंघट किए चावल से भरा कलश अपने पैरों से गिराकर घर के अंदर कदम रखती है और आते ही अपनी सास का आशीर्वाद लेने के लिए उसके पैरों में बैठ जाती है। तो उसकी जेठानी रीता कहती है, अरे देवरानी जी, आप सासू माँ के पैरों में क्यों पड़ गयी? अंदर आइए ना। जेठानी जी, मैं सासू माँ के पैरों में नहीं पड़ी, बल्कि उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर पकड़े बैठी हूँ। माँ ने मुझे यही संस्कार दिए हैं कि जब तक सासू माँ आशीर्वाद देकर मुझे खुद से खड़ा ना करे या फिर कहे ना, तो मुझे ऐसे ही रहना है। देखा बड़ी बहू, अपनी देवरानी के संस्कार। इतनी संस्कारी तो तू भी नहीं थी। तूने तो कभी ठीक से मेरे पैरों को हाथ भी नहीं लगाया। हाँ सासू माँ, कुछ ज्यादा ही संस्कारी देवरानी ले आई हैं आप। उठो देवरानी जी, आशीर्वाद लेने में इतना समय लगा दोगी तो बाकी रस्में कौन करेगा? मेरे देवर जी भी आपके चक्कर में जगह मूर्ति बने हुए हैं। तभी दया अपनी बहू को सदा सुहागन का आशीर्वाद देकर उठने को कहती है। कुछ देर में शादी के बाद की सभी रस्में पूरी हो जाने पर रीता के देवर और देवरानी अपने कमरे में चले जाते हैं। प्रीतम प्यार से जैसे ही सलोनी का घूंघट उठाने की कोशिश करता है, सलोनी घूंघट खींचकर नीचे करते हुए कहती है, प्रीतम जी, ये घूंघट कल से पहले नहीं हटेगा। ऐसा तो मत बोलो। शादी के पूरे एक दिन तक दुल्हन घूंघट में रहती है, ऐसा मेरी माँ ने कहा था। नई बहू का घूंघट करना संस्कारों में होता है। अरे इस कमरे में मेरे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, फिर क्यों हमारे बीच अपने संस्कारों को ला रही हो? देखो। आप देखिए। तुम घूंघट हटाओ तब तो देखूं। अरे मेरा मतलब सुनिए, अभी आपके उतावलेपन के चक्कर में मैं अपने संस्कार तो नहीं छोड़ दूंगी ना। चलिए अभी सो जाइए, मुझे भी बहुत ज्यादा थकान हो गई है। और हाँ, अभी कह देती हूँ, इस घर में मेरा दर्जा देवरानी का जरूर है, लेकिन अपनी भाभी यानी मेरी जेठानी से कह देना कि ज्यादा मेरे ऊपर रौब न जमाएं। एक तो तुम मुझे अपना घूंघट नहीं उठाने दे रही हो, बार बार संस्कारी हो बीच में ला रही हो, और अभी एक दिन भी नहीं हुआ है तुम्हें इस घर में आए हुए, ऐसी अजीब अजीब बातें कर रही हो। खैर छोड़ो और सो जाओ। सलोनी अपनी बात कहकर आराम से घूंघट किए ही सो जाती है। प्रीतम गुस्से में उसे घूरता रहा। अगली सुबह जब प्रीतम किचन में नाश्ता लेने जाता है तो रीता उससे कहती है, अरे वाह देवर जी, आज समय पे नींद खुल गई। मुझे तो लगा आज देर लगेगी आपको उठने में। अब आपकी संस्कारी देवरानी इतनी समझदार है कि मुझे पूरी रात चैन से सोने नहीं दिया। अब जल्दी तो नींद खुल ही जाएगी ना। मतलब देवरानी जी ने आपको भी अपने संस्कारों में लपेट लिया? बेचारे देवर जी। अभी छोड़ो ना, आप मुझे नाश्ता दो, भूख लगी है। आप बाहर बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। तभी रसोई में सलोनी आ जाती है। उसका चेहरा देखकर प्रीतम का चेहरा खिल उठता है। वो जाते जाते उसका हाथ पकड़ने लगता है तो सलोनी हाथ छुड़ाते हुए धीरे से कहती है, अरे जेठानी जी खड़ी है सामने, बड़ों के सामने रोमांटिक होना ऐसे संस्कार नहीं है मेरे। और आपको अपनी बीबी को कहना चाहिए ना खाने के लिए। अपनी भाभी से क्यों बात करते हो इस बारे में?
अरे संस्कारों की पोटली ना सुबह सुबह मत खोलो। और आज तक भाभी ने ही मुझे खाना दिया है और एकदम से तो आदत नहीं जाएगी ना। ये क्या बहस हो रही है सुबह सुबह? बहस क्या माँ जी, आपकी प्यारी संस्कारी बहू आते ही शुरू हो गई है, तेरा मेरा करने लगी है। अब प्रीतम ने मुझसे खाना मांग लिया तो कह रही है कि उसने उससे क्यों नहीं मांगा। अरे ये क्या बात हुई छोटी बहू? अब तक तेरे आने से पहले रीता बहू ही सबको खाना देती थी। हाँ तो माँ जी, अब से पहले देती थी ना, अब ना दे, बस यही कह रही हूँ। ये सारी बातें हो ही रही होती हैं और खूब बहसबाजी होती है सास बहुओं में। लेकिन तभी रीता अचानक से चक्कर खाकर गिर पड़ती है और देवरानी और सास दोनों घबरा जाते हैं। कुछ देर में डॉक्टर को बुलाया जाता है जो रीना का चेकअप करते हैं। डॉक्टर उनको उसके माँ बनने की खबर देती है और उसका पूरा ख्याल रखने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। ये खबर सुनते ही सलोनी सारी बहसबाजी भूलकर जल्दी से सूखी लाल मिर्ची लाकर रीता के सर पर घुमाते हुए कहती है, जेठानी जी, किसी की नजर न लगे आपको। हाय, थू 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 थू। अरे तुम पागल हो क्या? ऐसे थूक क्यों रही हो? थूक नहीं रही, बल्कि नजर उतार रही हूँ। खुशखबरी दी है जेठानी जी ने, तो नजर उतारनी चाहिए ना इनकी। हाय, कितनी संस्कारी छोटी बहू है। अपनी जेठानी के गर्भवती होने की बात पता लगते ही उसकी नजर उतारने लगी। हाँ सासू माँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ। अभी तक तो मुझसे इतना लड़ रही थी और अब दिन भी नहीं बीता और इतनी फिक्र दिखा रही हैं। अरे इतनी जल्दी कौन रंग बदलता है? अरे तू इन सब बातों को छोड़, अभी देखना भगवान की कृपा से इतनी अच्छी खुशखबरी घर आई है। अब तुझे अपना बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। सासू माँ, उसकी चिंता मत कीजिए। गर्भवती जेठानी का ख्याल उसकी ये संस्कारी देवरानी अच्छे से रखेगी। उसकी सारी बातें रीता के दिल को छू जाती हैं। यूं तो सलोनी खूब अच्छे से रीता का ख्याल रखती है, लेकिन दोनों की तू मैं कभी खत्म ही नहीं होती। इन सब से दया बड़ी ही परेशान होती है कि ना जाने ये दोनों क्या ही चाहती हैं। 3 महीने में सलोनी रीता की हर चीज का ख्याल रखती है। चौथे महीने में एक रोज सुबह सुबह ही सलोनी रीता को उठाते हुए कहती है, जेठानी जी, अरे उठिए, कितनी देर तक सोएंगी आप? चलिए उठिए। क्या हो गया देवरानी जी, इतनी जल्दी उठ के मैं क्या करूँगी? अरे माना आप गर्भवती हैं, तो मैं आपको कोई काम नहीं करने दूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने संस्कार भूल जाएं। जल्दी उठिए और सैर पर चलिए। सैर पे जाना है? अरे इस हालत में बाहर जाना ठीक नहीं है, मुझे सोने दीजिए, सासू माँ ने बताया तो था। अरे जेठानी जी, अब सैर करने के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? मेरे साथ छत पर चलिए और वहीं सैर हो जाएगी। और वैसे भी 3 महीने तो आपने ऐसे ही 10-10 बजे उठकर बिताए हैं। चलिए जल्दी उठिए, अच्छी आदतों के साथ साथ अच्छे संस्कार भी होते हैं। अरे यार तुम जाओ, मुझे सोने दो, मुझे अभी आराम करने की जरूरत है यार। माँ जी इधर तो आइए। क्या बात है, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही है? सारे मोहल्ले वालों को उठाना है क्या? देखो, मैं जेठानी जी को कह रही हूँ कि वो सैर पर चले, लेकिन वो चल ही नहीं रही। हाँ तो मेरा मन नहीं है जाने का, तो मैं नहीं जाऊंगी। हाय राम, ये कहाँ फंस गई मैं? क्या करूँ क्या ना करूँ समझ ही नहीं आ रहा। कहने को तो छोटी बहू बड़ी बहू का ख्याल रख रही है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच बहस है। हे भगवान, अब तू ही सहारा है मेरा तो। दोनों की बहस का कोई अंत नहीं होता। तब दया तो वहाँ से चली जाती है, यही सोचकर कि दोनों कह सुनकर अपना झगड़ा खुद ही सुलझा लेंगी। समय बीतता है और एक रोज की बात है, रीता अपने कमरे में स्पीकर पर तेज गाने बजाकर सुन रही होती है। गाने की आवाज जैसे ही हॉल में सफाई कर रही सलोनी के कानों में पड़ती है तो वो कान बंद किए अपनी जेठानी के कमरे में जाती है। तो रीता गाना गुनगुना रही होती है, सोने सोने पटोले लखा, सोने सोने पटोले दी, मैं तक दिया रहंदिया अखा, मैं तक दिया रहंदिया नी। तभी सलोनी स्पीकर की वायर को निकाल देती है। गाना बंद होते ही रीता सलोनी से कहती है, क्या हो गया जो गाना बंद कर दिया देवरानी जी? जेठानी जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप ये बेबी डॉल में सोने दी सुनाएंगी बच्चे को, तो क्या संस्कार आएंगे उसमें? अभी एक संस्कारी हमारे घर में कम है क्या? जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है उसे भी संस्कारी बनाऊं? जेठानी जी, ये सब ऊटपटांग गाने नहीं। इस हालत में कोई भक्ति में संगीत सुनो, ताकि वातावरण भी भक्ति में हो और होने वाले बच्चे को भी कुछ मीठा सुनने को मिले। अरे पर सासू माँ ने मुझे कहा है, मुझे जो चीज पसंद है मैं वो कर सकती हूँ, जिस चीज से मुझे खुशी मिले वो मैं गा सकती हूँ। तो मुझे ये गाना पसंद है, तो इसमें दिक्कत ही क्या है? अरे जेठानी जी, आप बात क्यों नहीं समझती? गाने ही सुनने हैं ना, तो मैं भजन बजा देती हूँ आपके लिए, आप वो सुनो।
इतना कहकर सलोनी अपने फोन से स्पीकर को कनेक्ट करके उसमें भजन बजाकर चालू कर देती है और कहती है, सुनिए और इस नन्हे मुन्ने को भी सुनाइए। राम सिया राम जय जय राम। और आप भी गाइए। अरे मुझे नहीं सुनना है ये सब, मेरा जो मन करेगा मैं वो सुनूंगी। क्या बात है, दोनों फिर से क्यों लड़ने लगी हो अब? देखो माँ जी, मैं जेठानी जी को कह रही हूँ कि इस हालत में उन्हें फैंसी गाने नहीं सुनने चाहिए बल्कि भक्ति के गाने सुनने चाहिए, लेकिन ये है कि मेरी बात ही नहीं मान रही। अरे मेरा मन नहीं है भक्ति गाने सुनने का, मुझे तो फिल्मी गाने सुनने हैं। अब तुम हटो यहाँ से, मुझे गाने सुनने दो। नहीं, मैं नहीं हटाने वाली, आपको भक्ति के गाने सुनने ही पड़ेंगे। माँ जी अब कहिए नहीं से ये हट जाए यहाँ से। माँ जी आप इन्हें कहिए कि इस तरह के गाने ना सुने, जो मैं सुना रही हूँ वही सुने। इस तरह सलोनी और रीता दोनों ही एक दूसरे से बहस करती रही। दया का तो अब जीना ही हराम हो गया था उस घर में। जैसे तैसे करके सलोनी रीता का पूरी प्रेगनेंसी में उसका ऐसे ही ख्याल रखती और इस तरह 8 महीने गुजर जाते हैं। घर में गीता की गोद भराई का फंक्शन रखा जाता है, जिसमें पड़ोसन और रिश्तेदार सभी आते हैं। तभी सलोनी कहती है, जेठानी जी आप ना इन सब बुजुर्गों और बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद ले लो। सबका आशीर्वाद आपके और आपके बच्चे के लिए शुभ होगा। सबके मतलब इतने सारे लोगों के पैर छूने पड़ेंगे? लेकिन मैं ऐसी हालत में बिल्कुल पैर नहीं छू सकती हूँ। हाँ जेठानी जी, पैर छूना तो हमारे संस्कारों में है और ये तो आपको करना ही होगा। अब अगर आप लोगों के पैर नहीं छुओगी तो आशीर्वाद कैसे मिलेगा आपको? बस बस संस्कारी बहू, इस समय तेरी गर्भवती जेठानी इस हालत में नहीं है कि एक एक के पैर छूकर आशीर्वाद ले सके। और वैसे भी आशीर्वाद मन से दिया जाता है, उसके लिए जरूरत नहीं कि बड़ी बहू सबके पैर छुए। हाँ माँ जी, मैं भी तो वही कह रही हूँ कि मैं झुक नहीं सकती अब। लेकिन माँ जी फिर ऐसे तो आशीर्वाद भी आधा अधूरा मिलेगा ना जेठानी जी को। अरे बहू अब बस भी करो, तुम दोनों कभी एक दूसरे की बात मानती क्यों नहीं हो? अगर तुम माँ बनने वाली हो और तुम्हारा 8वां महीना चल रहा है तो क्या तुम जमीन पर झुक पाओगी? बात तो सही है माँ जी, मैं नहीं झुक पाऊंगी। तो फिर तुम्हारी जेठानी कैसे झुक सकती है? चलो कम से कम माँ जी ने आज तो मेरी साइड ली, नहीं तो इतने महीनों से देवरानी किसी न किसी बात पे मुझे परेशान कर ही रही थी। वैसे कुछ भी कहो, छोटी बहू ने बड़ी बहू की खूब सेवा की है इस हालत में। इतना ख्याल तो मैंने भी नहीं रखा होगा। हाँ सासू माँ, इसके लिए तो मैं भी खुद को किस्मत वाली मानती हूँ कि मुझे ऐसी संस्कारी और दिल वाली देवरानी मिली है। बस कीजिए, अपनी तारीफ सुनकर मुझे तो शर्म आ रही है। हाँ तो शर्माना भी तो संस्कार ही है तुम्हारा। दोनों को एक साथ बोलता देखकर सलोनी मुस्कुराने लगती है। लेकिन ये बात सच थी कि सलोनी ने अपनी जेठानी का पूरे वक्त बहुत ख्याल रखा। अब दया भी अपनी बहू से परेशान नहीं होती, बल्कि उसे तो इन सब की आदत हो चुकी थी। खैर गोद भराई में आए सभी लोग रीता को आशीर्वाद देते हैं और रीता और सलोनी हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहती हैं। एक रोज सुबह के समय पीहू हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। तभी उसकी दोस्त स्वाति वहाँ आती है, जिसे देखकर पीहू गले लगते हुए कहती है, यार कितने टाइम बाद तुझे देख रही हूँ, और बता कैसी है तू? सच में मैंने तुझे बहुत मिस किया। मिस यू टू यार, अभी तो हनीमून से आते ही सबसे पहले तुझसे ही मिलने आई हूँ। अचानक रिश्ता तय हो जाना, शादी हो जाना, सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। कुछ ठीक से बताने का टाइम ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, वैसे मैं तुझे सच बताऊं तो मैंने सोचा था कि अब तुझसे कभी बात ही नहीं करूंगी और ना ही मिलूंगी, लेकिन आज अचानक तुझे सामने देखकर मेरा सारा गुस्सा गायब ही हो गया। चल छोड़ ये सब और बता, तू खुश तो है अपनी लाइफ में अपने पति के साथ? किसी चीज की कोई कमी या कोई परेशानी तो नहीं है ना तुझे अपने ससुराल में? नहीं यार, मैं अपने ससुराल में अपने घर वालों, अपने पति सबके साथ बहुत खुश हूँ। सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा और बता, कैसी रही तेरी पहली रात? कोई शिकायत तो नहीं है ना अपने पति से? क्या तोहफा मिला पहली रात को? कैसी कटी तेरी रात? अच्छा जी, जो सवाल मुझे तुझसे पूछना चाहिए वो सवाल तो मुझसे पूछ रही है। मुझसे पहले तो तेरी शादी हुई है। तू बता अपनी पहली रात की बात, कैसे रही तेरी पहली रात? यार तू मेरी पहली रात की बात ना कर ही मत। मेरी पहली रात गुस्सैल सास के साथ बीती, इसलिए मुझसे मेरी पहली रात की बात तो पूछ ही मत। क्या पहली रात गुस्सेल सास? मैं कुछ समझी नहीं। एक तो हम दोनों की शादी ऐसे अचानक तय हो गई और हो भी गई, ऊपर से ये तेरी बात। मुझे सारी बात बता, मुझे सुनना है तेरी पहली रात की कहानी, प्लीज ना। ठीक है, अगर तुझे मेरी पहली रात की कहानी में इतना ही इंटरेस्ट है तो मैं तुझे शादी से लेकर अपनी पहली रात तक की सारी बातें बताती हूँ। सुन। पीहू दिल्ली के रहने वाली थी।
पीहू अपनी लाइफ में बहुत खुश थी। वो बहुत ही सिंपल और कम बोलने वाली लड़की थी। वो ज्यादातर समय ऑफिस के काम में ही बिताती थी। वो अपनी लाइफ में बिजी थी। एक रोज वो शाम के समय अपने ऑफिस से घर आती है तो देखती है कि उसकी माँ मीरा और बुआ पम्मी कुछ लड़कों की फोटोज को एक दूसरे को दिखाते हुए बातें कर रहे हैं। तभी पीहू घर के अंदर जाकर हंसते हुए कहती है, बुआ आप फिर आ गई लड़कों की फोटो लेकर। कभी तो खाली हाथ आ जाया करो, हमेशा मुझे भगाने की तैयारी में ही क्यों आती हो? बेटा, आती तो मैं हर बार यही सोचकर हूँ कि इस बार तेरा घर बसा कर जाऊंगी, लेकिन तू हर बार शादी के लिए मना कर देती है। आखिर कब तक तू शादी नहीं करेगी? क्या ऐसे ही बूढ़ी होने का इरादा है? नहीं बुआ जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे शादी के नाम से भी डर लगता है। आप तो मेरा स्वभाव जानती ही हो, ना मुझसे ऊंची आवाज में बात हो पाती है, ना ही मैं किसी से लड़ाई कर पाती हूँ। और शादी के बाद सास अपनी बहू से बहुत ज्यादा लड़ाई करती है और मुझे इन सब से बहुत दूर रहना है। हाय राम, क्या करूँ मैं इस लड़की का? एक बात बता, सास और सास के गुस्से से डर कर क्या तू कभी शादी नहीं करेगी? पागल लड़की, जरूरी नहीं है कि सबको ऐसी गुस्सैल सास मिले। मम्मी तुम इसकी बात मत सुनो, बहुत टाइम से मैंने इसकी सुन ली, अब मैं इसकी नहीं सुनने वाली। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा रिश्ता है तो बताओ और मीटिंग करवाओ, बात बनती है तो शादी करवा दूंगी। ये तो अपने ऑफिस के आगे कुछ और देखती नहीं है, लेकिन मुझे तो समाज देखकर चलना है ना। वही तो मैं भी कह रही हूँ भाभी कि इसकी उम्र की सभी लड़कियों की शादी हो गई है, सभी अपने घर हैं। बस यही है जो शादी करने का नाम ही नहीं ले रही है। तू इसकी कोई बात मत सुन, मैं इसकी माँ हूँ, यही मेरी माँ है। अगर कोई अच्छा रिश्ता है तो बोल। ठीक है भाभी, अब आपने बोल दिया है तो अब लड़के ढूंढने की तलाश में और तेज कर दूंगी। आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी ही आपकी पीहू के लिए अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगी। पम्मी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ पम्मी अपनी भतीजी पीहू की शादी एक अमित नाम के लड़के के साथ करवा देती है। पीहू शादी करके अपने ससुराल पहुँचती है। तभी उसकी सास कावेरी आरती करके अपनी बहू पीहू का गृह प्रवेश करवाती है और शादी की बाकी रस्में करवा के उसे उसके कमरे में लेकर जाती है, जहाँ घना अंधेरा था, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी वो पीहू को लेकर कमरे से बाहर जाती है और अपने घर शादी में आई लड़कियों को बुलाकर कहती है, तुम सब लोगों को आराम फरमाने और हंसी मजाक करने के सिवा और कुछ आता भी है या नहीं? मैंने तुम लोगों को दुल्हन के लिए कमरा तैयार करने के लिए बोला था, लेकिन तुम आलसी लड़कियों से वो भी नहीं हुआ। आंटी जी, घर में शादी का इतना काम था कि फुर्सत ही नहीं मिली। अब भाभी जी को कहीं और बैठाइए, तब तक हम इनका रूम तैयार कर देते हैं। आप गुस्सा मत करिए। गुस्सा ना करो, ये क्या बात हुई? गुस्सा करने वाली बात ही है। तुम लोगों को कोई भी काम सौंपो वो कभी पूरा ही नहीं होता। तुम लोग हमेशा कोई ना कोई बहाना मारकर निकल जाती हो, उसके बाद वो काम भी मुझे ही करना पड़ता है। जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है या नहीं? बताओ, रात हो गई है, अब क्या मैं पूरी रात बहू को लेकर इधर उधर घूमती रहूं? इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती थी। यार, ये मेरी गुस्सैल सास कितना गुस्सा करती है, बात बात पर इसकी नाक बन जाती है। अब लगता है मेरी पहली रात मेरी गुस्सैल सास के साथ ही बीतेगी। नहीं आंटी जी, आप बस हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, हम अभी भाभी का कमरा तैयार करते हैं। थोड़ी देर बाद वो सब लड़कियां पीहू का कमरा तैयार करके उसे कमरे में बिठाकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद पीहू थोड़ी राहत की सांस लेती है। वो बेड पर बैठी दीवार का सहारा लिए आंखें बंद करके अपने पति अमित का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी सास कावेरी वहाँ आती है और कमरे की साज सजावट देखकर खुश हो जाती है, लेकिन कमरे में दूध का ग्लास ना देखकर वो अपनी बहू पीहू से कहती है, ये क्या बहू, तू अभी तक अपने पति के लिए दूध लेकर नहीं आई? तेरे कमरे में दूध का ग्लास तो है ही नहीं। माँ जी, बात तो ऐसे कर रही हैं जैसे इस घर में आए हुए मुझे सालों बीत गए हों। ये क्यों नहीं किया, वो क्यों किया, यार परेशान करके रख दिया। ऊपर से ये अमित जी भी पता नहीं कहाँ रह गए। माँ जी, मुझे रसोई घर नहीं पता था, इसलिए नहीं लाई। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें रसोई दिखा देती हूँ ताकि तुम्हें अपनी पहली रसोई में कोई परेशानी ना हो। कावेरी इतना कहकर पीहू को अपने साथ रसोई में लेकर जाती है, जिसके बाद पीहू अपने पति के लिए दूध लेकर अपने कमरे में वापस जाती है और कावेरी अपने कमरे में निकल लेती है। पीहू को इंतजार करते करते आधी रात निकल जाती है, लेकिन अमित कमरे में नहीं आता। थोड़ी देर बाद कावेरी की आंख खुलती है तो वो पानी लेने के लिए कमरे से नीचे आती है। तभी उसकी नजर अपनी बहू के कमरे पर जाती है,
जहाँ वो पीहू को इधर उधर चलते हुए देखकर उसके पास जाकर उससे कहती है। क्या हुआ बहू, तू अभी तक जग रही है? अमित आया नहीं क्या? नहीं माँ जी, वो अभी तक नहीं आए। मुझे चिंता हो रही है। लास्ट टाइम मैंने उनको अपने दोस्तों के साथ जाते हुए देखा था, सारी रस्मों के बाद। कोई बात नहीं बहू, तू चिंता मत कर। मुझे लगता है वो अपने दोस्तों के घर थक कर सो गया है, अब सुबह ही आएगा। अब तू अकेली लेटेगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं यहाँ लेटूंगी। अगर वो रात में आया तो मैं उसे वापस भगा दूंगी। तू भी जा, कपड़े चेंज कर ले और आराम से सो जा। कावेरी इतना कहकर आराम से जाकर बिस्तर पर सो जाती है और अपनी सास की बात सुनकर पीहू अपने सर पर हाथ रखकर सोफे पर बैठकर अपनी रात गुजार देती है। तो ये थी मेरी पहली रात गुस्सैल सास की कहानी। अब तू ही बता, जब तू अपनी ऐसी बीती हुई पहली रात को याद करेगी तो तुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? हाँ बात तो सही है यार, पर तेरी पहली रात ऊपर से जुल्म हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सच में तेरी पहली रात अपनी गुस्सेल सास के साथ बड़ी ही बुरी गुजरी। पीहू और स्वाति की सारी बातें उनसे उनके पीछे खड़ी पीहू की सास कावेरी सुन लेती है, जिसे सुनकर वो उनके पास आकर कहती है। बस करो बहू, और किस किस को अपनी पहली रात के किस्से सुनाओगी? तेरा हाल तो उस कहावत की तरह हो गया है कि घर की भेदी लंका ढाए। कावेरी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपनी सास की बात सुनकर पीहू अपना सर पकड़कर बैठ जाती है।